तो हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स 31 से लेके 50 क्वेश्चन तक। ओके। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 से है, जो मैंने आपको ग्रुप में भी दिया है, इंडिविजुअली मैंने आपको दिया है। देखो, कुछ कुछ बच्चे जो बोल रहे थे कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस करा रहे हैं, कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, इस तरह से कुछ कुछ लोग बोल रहे थे। उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम तभी डिस्कस करते हैं जब भी उसका रिलेटेड कंसेप्ट खत्म हुआ हो। तो क्योंकि मैंने इन सब जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया है उनका कंसेप्ट मैंने आपको क्लास में, लाइव क्लास हो या फिर जो पहले पहले पढ़ाया था लाइव क्लास में, उसका भी रिकॉर्डिंग वीडियो दिया है, या फिर रिकॉर्डेड वीडियो किसी भी टाइम का दिया है, ठीक है। वो पहले वाला हो, बाद में वाला हो, जो भी हो, मतलब आपको दिया है उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उसी का ही सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस कराता हूँ। अगर आपको भी पता होगा इस तरह का कहीं के क्वेश्चन होता है, जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ। एक एक क्वेश्चन होता है जहाँ पे वो क्वेश्चन मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं डिस्कस नहीं कराता हूँ, ठीक है ना। ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन इन इन तरह का इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया नहीं, ये नहीं पढ़ाया मैंने आपको, ये नहीं पढ़ाया मैंने आपको, ये नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ। मैंने बोला था ना 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि हमारा कंसेप्ट से बाहर होंगे, रटने वाले होंगे थोड़ा, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन मैं डिस्कशन कराता हूँ कि आपको, अगर कराता हूँ तो उस टाइम अगर यहाँ पे आता भी है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वो सब पढ़ाया नहीं है अभी तक आपको, ठीक है। जितने मतलब मैंने 90% चीज आपको पढ़ा दिया है, तो उसको मैं डिस्कस कराता हूँ आपके साथ। बाकी 10% चीज जो है वो पढ़ाने के बाद ही डिस्कस करूंगा। यही फॉर्मेट चलता है आगे, इसीलिए अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। तो उनको अभी समझ में आ जाना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाएंगे फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है हमारा प्रिंसिपल। हमारा प्रिंसिपल है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब होता है कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। कैसे? इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कंसेप्ट पढ़ते हैं, कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम आपको क्या करते हैं, हम आपको जो 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 वीकली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट में हम आपको उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। यही अप्रोच हमारा चलता है। तो बहुत लोग इसके साथ एक्वेंटेड है, कुछ कुछ जो लोग नए हैं या फिर जो थोड़ा बहुत नहीं समझते, वो इसके साथ एक्वेंटेड नहीं है, ठीक है। बाकी सब लोग 99% लोग इसके साथ एक्वेंटेड हो चुके हैं और उनको मजा भी आता है इस मेथड को, ठीक है। और बाकी जिनको थोड़ा मतलब एक्वेंटेड नहीं हुआ तो भाई एक्वेंटेड हो जाओ, क्योंकि यही मेथड ही आपको सक्सेस दिलाएगा। अगर आपको लगता है कोई और मेथड आपके लिए सुइटेबल है तो आप उस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हम इसी मेथड से पढ़ाते हैं, तो हम इसी मेथड में आपको पढ़ाएंगे। ओके। चलिए हम लोग अभी डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टीचर यूजेस विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग। देखो, टीचर विजुअल एड्स और शिक्षक दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षण को किस तरह बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। पैसिव तो भाई कभी नहीं होगा। देखो मैं यहाँ पे ऑप्शंस डायरेक्टली देख रहा हूँ, इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है, सही है। क्विक कर, देखो क्विक करना नहीं होता, बच्चों को समझाना इंपॉर्टेंट होता है, ये तो बिल्कुल सही है। रोचक बनाना होता है भाई, निष्क्रिय कभी भी नहीं होता, हमको एक्टिव बनाना होता है, पैसिव कभी नहीं बनाना होता है, ठीक है ना। अभी का जो सिस्टम है, हमको बच्चों को क्या बनाना है, एक्टिव लर्नर बनाना है, सिस्टम को एक्टिव बनाना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन में। हमेशा मैंने आपको ये फ्रेज बोला है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पैसिव नहीं होगा। क्विक कर, जल्दी खत्म करना, ऐसा नहीं है, जल्दी खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये मेन मकसद नहीं है। कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल कभी भी नहीं होगा। ये अगर मान लो सही है थोड़ा जल्दी खत्म करना, लेकिन ये मेन मकसद नहीं है। मेन मकसद क्या है, इंटरेस्टिंग, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, इंटरेस्टिंग। तो उत्तेजक या जटिल बनाना नहीं होता, रोचक बनाना होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन टीचर। देखो एक और चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूँ वो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, ठीक है। ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि ये रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं यहाँ पे इतना मतलब सीरियली या फिर इसको इतना सिक्वेंशियली और साथ ही साथ इतना सिंपल वे में समझाने का कोशिश करता हूँ, ताकि लाइव क्लास होता तो भी सेम इफेक्ट पड़ता। मतलब हर एक इंडिविजुअल का जो मतलब समझने, जैसे अभी हिंदी का भी यहाँ पे यूज करता हूँ लाइव क्लास में, मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में समझा देता हूँ ताकि कोई पूछे तो हम हिंदी में बता दें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, तो इंग्लिश के साथ में हिंदी दोनों को पढ़ के बताता हूँ और चीज को इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि सबको समझ में आए। फिर भी मैं बोलता हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे को इंडिविजुअली पूछ सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा, लेकिन कोऑपरेशन
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन बोला इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब हो पाएगा। प्रभावी संप्रेषण उस समय होता है जब शिक्षक अधिकारवादी हो। टीचर इज ऑथोरिटेरियन, बिल्कुल भी नहीं भाई। ऑथोरिटेरियन मतलब जो अपने मन मर्जी से करता है, ठीक है ना। टीचर अपने मन मर्जी से करेगा तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। इन्वॉल्व स्टूडेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये सही है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करता है, ये सही है, क्योंकि कम्युनिकेट किसके साथ करेगा वो, क्या किताब के साथ करेगा, क्या व्हाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड के साथ करेगा, या फिर ग्रीन बोर्ड के साथ करेगा, या फिर चौक डस्टर के साथ करेगा, किसके साथ करेगा, स्टूडेंट्स के साथ करेगा। ठीक है, तो ये सही है। मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। तो भाई ये सिर्फ इस्तेमाल करने से कुछ होगा नहीं, ये इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये इस्तेमाल आधुनिक संप्रेषण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने से क्या कम्युनिकेशन हो जाएगा क्या पूरा पूरी तरह से। अगर बच्चे चुपचाप सुनेंगे तो क्या सब कुछ समझ जाएंगे क्या। बच्चे को पूछना चाहिए ना, इन्वॉल्व करना चाहिए स्टूडेंट को, है कि नहीं। कोई बच्चा सो रहा है देख रहा है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। आप एक पिक्चर दिखा रहे हो समझाने के लिए, लेकिन बच्चा देख तो रहा है टीवी पे या फिर जो आपका स्क्रीन पे, लेकिन बच्चा का ध्यान कहीं पे और है, या फिर वो मतलब आंख खुले हुए सो रहा है। ऐसे होते हैं ना, खुले आंखों में वो सोने वाले भी होते हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो या फिर कहीं और खोया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसीलिए वो इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है कि हमेशा वो इन्वॉल्व रहेगा। क्लियर, तो ये भी जो है दोस्तों वो सही नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। उसके बाद एंश्योर स्टूडेंट्स आर पैसिव, भाई स्टूडेंट को पैसिव कभी भी नहीं, निष्क्रिय कभी भी नहीं बनाया। जहां पे पैसिव दिया है, काट दो। हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेशन जिंदाबाद जिंदाबाद, इसको याद रखना, एक्टिव पार्टिसिपेशन जिंदाबाद। कहीं पे आए तो एक्टिव पार्टिसिपेशन को आप पूरा रट लो, ये हमेशा आता है। मैंने आपको जब पहला क्लास पढ़ाया था, जो जो अक्टूबर अक्टूबर वाले जो बच्चे हैं उनको उनको ही पता होगा, और जो जनवरी में ज्वाइन किया उनको ही पता होगा। कोई भी महीने में ज्वाइन करता हो तो मैं जब भी क्लास होता है, जब भी हर एक क्लास में मैं आपको ये चीज क्यों बोलता हूँ, एक्टिव पार्टिसिपेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ये सब मैं इसीलिए बोलता हूँ कि यहाँ, क्योंकि ये जो चीज है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक क्वेश्चन में घुसा दो, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन में आ जाता है इसका कंसेप्ट, इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ। ठीक है, तो समझ में आ गया। बच्चों को एक्टिवली इन्वॉल्व कराना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तभी आपका एक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से हो पाएगा, इफेक्टिव हो पाएगा। स्टूडेंट्स वुड प्रिफर दोज टीचर हु, विद्यार्थियों को उन शिक्षक का को वरीयता देनी चाहिए जो, किनको प्रिफर करोगे आप। स्टूडेंट किसको प्रेफर करेंगे, किस टाइप के टीचर को प्रेफर करेंगे, जो सिर्फ क्लास में नोट्स जो है वो लिखाता हो, ठीक है ना, डिक्टेट नोट्स इन क्लास, नो, कक्षा में नोट्स लिखाते हैं नहीं। गिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर एग्जामिनेशन, टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे देते हैं कि वो रट लो और एग्जाम में पास हो जाओ। भाई बिल्कुल भी नहीं, परीक्षा के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न दे देता है। हाँ, कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं कि भाई ऐसा टीचर को अगर हम प्रिफर करेंगे तो हमारा मार्क्स जो है वो अच्छे हो जाएंगे, हम क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन एनसीएफ ऐसा नहीं बोलता। एनसीएफ क्या बोलता है, कैन क्लैरिफाई दैट डिफिकल्टीज रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर विषय के मामले से संबंधित उनकी समस्याओं का निराकरण जो टीचर करे, जो टीचर आपका डिफिकल्टीज को डील करे, क्लैरिफाई करे, उसी टीचर को, उस टाइप का टीचर को स्टूडेंट प्रिफर करेंगे, ऐसा एनसीएफ बोलता है। टीचर डिसिप्लिन हो, ऐसा हमेशा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। डिसिप्लिन होगा लेकिन आपका कुछ डाउट डिफिकल्टीज को दूर नहीं कर पाएगा तो फिर क्या मतलब है टीचर बनने का, समझ रहे हो ना। तो यही सही है, कैन क्लैरिफाई द डिफिकल्टी रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए चाइल्ड में है हियरिंग इम्पेयरमेंट इफ ही और सी, एक बच्चे को शब्द क्षतिग्रस्त होने, शब्द नहीं क्या बोलते हैं, श्रव्य 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 क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो सकती है यदि वह स्पीक्स ऑन यूजुअली लाउड, असाधारण रूप से तेजी बोलती या फिर बोलता हो, तेज बोलता है या बोलती ठीक है, मतलब बहुत जोर से बोलेगा तो उसका हियरिंग इम्पेयरमेंट होगा। हो सकता है भाई, बहुत देर से चिल्लाओगे तो आपका खुद आपका कान फट जाएगा। कम्स क्लोजर टू स्पीकर ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, जहाँ पे कन्वर्सेशन हो रहा है जहाँ वहां पे जाके स्पीकर के पास अपने कान रखो, स्पीकर के पास कान रखो। बातचीत के दौरान वक्ता को नजदीक वक्ता के नजदीक आता हो, बहुत जोर से बोल रहा है, उसके स्पीकर के पास चले जाते हो तो उससे भी आपका कान खराब हो सकता है। जनरली सेज प्लीज रिपीट टू द टीचर, ठीक है ना। तो जनरली जो बोलता है कि सर रिपीट रिपीट रिपीट, तो ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है। जिसका हेयरिंग इम्पेयरमेंट है वो क्या है, उसका जो है वो बोलता है कि रिपीट करने के लिए। तो ये तीनों दोस्तों सही है, ऑल ऑफ द अब सही है। देखो जो जिसका हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है
वो जोर से, खुद जोर से बोलता है क्योंकि उसको खुद से सुनाई नहीं देता है। ठीक है। जो जिसका हेयरिंग इम्पायरमेंट होता है वो स्पीकर के पास कान लेके आना पड़ता है उसको, ताकि अच्छे से सुनाई दे। ठीक है। और टीचर का ना सुन पाने से वो प्लीज रिपीट बोलता है, ये तीनों सही है। हेयरिंग इम्पेयर कब होगा वो भी मैंने बताया आपको, कि लाउड बोल बहुत जोर से चिल्लाएगा तो उसका हेयरिंग इम्पेयर हो सकता है, स्पीकर के पास आके कान से सुनेगा तो उसका हेयरिंग इम्पेयर हो सकता है। ठीक है ना, ये दो कारण से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन कुछ और पूछा है। ए चाइल्ड में है, अगर किसी का हेयरिंग इम्पेयर है तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ये आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। असाधारण रूप से तेज बोलती या बोलता हो, बातचीत के दौरान वक्ता के नजदीक आती हो, सामान्य और तौर पर शिक्षक से कहती या कहता हो कि कृपया दोहराइए, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल मटेरियल्स ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करता है। क्यों प्रयोग करता है? विद्यार्थियों की एकाग्रता एवं सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए, एनहांस कंसंट्रेशन एंड लर्निंग इन स्टूडेंट। ठीक है। ऑडियो विजुअल मेथड ये सही है, गलत नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, ये सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल मेथड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू एनहांस कंसंट्रेशन एंड लर्निंग इन द स्टूडेंट, ये सही है। रिड्यूस बर्डन ऑफ द टीचर, हाँ थोड़ा बहुत बर्डन कम होता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये जो है बिल्कुल आपका जो है अप्रोप्रिएट नहीं है। इंक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए, प्रौद्योगिकी का प्रयोग को बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है, हो सकता है ये, ठीक है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एनहांस कंसंट्रेशन एंड लर्निंग स्टूडेंट, इसीलिए टीचर जो है ऑडियो विजुअल मेथड को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल करता है। क्लियर? ओके। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, आपको ऑल ऑफ द लग रहा होगा कुछ लोगों को, लेकिन मेन मकसद जो है उसी के ऊपर आपको टिके रहना है, आंसर जो बोलते हैं। नेक्स्ट, इफ ए टीचर इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ ए स्टूडेंट, उनको क्या करना चाहिए? ही और सी शुड डू व्हाट? यदि एक शिक्षक एक विद्यार्थी के प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं है तो उससे क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए? कह दे कि वह परामर्श के बाद उत्तर देंगे। ठीक है, उसके बाद छात्र को डांट देंगे, कहे कि प्रश्न ही गलत है, या फिर अपनी अनभिज्ञता के लिए संकोच महसूस करेंगे? क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पे सेज दैट ही और सी विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन, ये बिल्कुल भी सही है दोस्तों। कभी भी बच्चों को गाली नहीं देंगे, बोलेंगे कि क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं करेंगे, और साय महसूस नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप क्या करोगे, उनको बोलोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम कल डिस्कस करेंगे आफ्टर कंसल्टेशन विथ अनदर फेलो टीचर, या फिर किसी कहीं से भी मैं इसको इसका आंसर ढूंढ के मैं आपको कल बताऊंगा, ऐसा आप बोल सकते हो। तो ये अप्रोप्रिएट आंसर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या होता है, ये भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, रिपीट हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, समझ रहे हो ना। ये सब कुछ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज वन व्हिच डू व्हाट? एक जनतांत्रिक समाज है जिसमें क्या होता है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की सिद्धांत होता है। मतलब इट फॉलोज डेमोक्रेटिक, सॉरी, इट फॉलोज इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। डेमोक्रेसी में ये सब होता है। इट रेस्पेक्ट एनलाइटेंड इंडिविजुअल, प्रबुद्ध व्यक्तियों का आदत किया जाता है। बिलीव्स इन इक्वल एजुकेशन, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, यस, सबके लिए समान शिक्षणीय अवसरों में विश्वास रखता है। तो सबके सब सही है भाई। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, रेस्पेक्ट करते हैं एनलाइटेड इंडिविजुअल को, और ये सब प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। तो ये चारों के चारों यहाँ पे आपका सही, तीनों के तीनों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आंसर डी। उसके बाद, स्टूडेंट इज कमिंग लेट एवरी डे फॉर द लास्ट 1 वीक, यू विल, आप क्या करोगे? देखो ये मैं सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लाइव क्लास में कर चुका हूँ पहले पहले। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनको भी वीडियो मैंने दिया था इन सब के रिलेटेड। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, फिर से पूरा अभी सिक्वेंशियली क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ईयर बाय ईयर कर रहा हूँ, रिवीजन ही है ये। ठीक है ना। तो एक स्टूडेंट इज कमिंग लेट एवरी डे फॉर द लास्ट 1 वीक, आप क्या करोगे? एक विद्यार्थी पिछले एक सप्ताह से प्रतिदिन विलंब से आ रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उसके माता पिता को बुलाना और शिकायत करना, विलंब से आने वाले विद्यार्थी को कक्षा में आने की अनुमति ना देना, दंड देना, या फिर उससे बात करना और विलंब से आने का कारण जानने की कोशिश करना। भाई ये सब गलत है। कॉल हिज पेरेंट्स एंड कंप्लेन, ओन नाउ स्टूडेंट इन क्लास, पनिश हिम, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है ना, कंप्लेन नहीं करना। पहले भाई आपका उसके साथ फ्रेंड बनना है ना, दोस्त की तरह आपको ट्रीट करना है उसको। तो बात करो, दोस्त कभी भी आपको ऐसे डायरेक्टली कंप्लेन कर देगा क्या गुस्सा होके?
या फिर उसको मुंह मोड़ लेगा या फिर मारेगा, ऐसा नहीं करेगा ना। आपको मैंने बहुत बार बोला ना कि एज ए फ्रेंड रहना है, तो टॉक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर कमिंग लेट। उससे बात करके क्यों लेट आ रहा है उसको जानने का कोशिश करना, ये टीचर का कर्तव्य होता है। आगे चलते हैं। Which of the following practices will best prevent the spread of illness such as common cold? इसमें से कौन सी प्रैक्टिस जो है बेस्ट हमको यूज करना है ताकि वो हम कॉमन कोल्ड को स्प्रेड होने से रोक सके। निम्नलिखित प्रश्नों प्रथाओं में से कौन सी सर्दी जुकाम किसी बीमारी को फैलाने से रोकने से संबंधित उपयोग होती है। ठीक है, तो ये भी नॉर्मल चीज है दोस्तों, ये कोई मतलब रट्टा मारने वाला या एक्स्ट्रा समझने वाला चीज नहीं है। जो मैंने आपको समझाया उसी के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, मैं 25 और 5 करके जो फ्रैक्शन करता हूँ ये 25 के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। तो टेलिंग स्टूडेंट नॉट टू शेयर फूड विद देयर क्लासमेट, विद्यार्थियों को अपने सहपाठियों से के साथ भोजन में हिस्सेदारी करने के लिए मना करना। ठीक है ना, गिविंग स्टूडेंट हैंडकरचिप टू कीप देम क्लीन, तो उनको हैंडकरचिप दो और बोलोगे कि इसको साफ सुथरा रखो। विद्यार्थियों को स्वच्छता कायम रखने के लिए रुमाल देना। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट स्पेसिफिक एरिया इन द क्लासरूम फॉर स्टोरिंग देयर पर्सनल थिंग्स, विद्यार्थियों को उनके व्यक्तिगत सामानों को रखने के लिए एक विशेष स्थान उपलब्ध कराना। हैविंग स्टूडेंट वॉश देयर हैंड्स प्रॉपर्ली ऑन ए रेगुलर बेसिस थ्रू आउट द डे, विद्यार्थियों को पूरे दिन नियमित रूप से उचित तरीके से हाथ धोने की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। तो इलनेस को, कॉमन कोल्ड जैसे इलनेस को स्प्रेड होने से रोकने, कैसे रोकेंगे हम लोग? देखो, ये एक ऐसा चीज है जो कि आसपास वाले बच्चों के पास जाता है। ठीक है, तो हम हैंडकरचिप देने से कुछ नहीं होगा और उनको क्लीन मेंटेन करने के लिए बोलेंगे तो एक स्पेसिफिक एरिया में उनका पर्सनल थिंग रखेंगे तो उससे भी कुछ फायदा नहीं होगा। हैविंग स्टूडेंट वॉश देयर हैंड प्रॉपर्ली और रेगुलर बेसिस थ्रू द, ये सबसे ज्यादा बेटर है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखो, ये जो है ना टेलिंग स्टूडेंट नॉट टू शेयर फूड विद देयर क्लासमेट, ये थोड़ा मतलब एलिनिएशन टाइप का चीज करेगा। ठीक है, एलिनिएशन टाइप का चीज यहाँ पे करेगा। लेकिन बेस्ट वे ये है दोस्तों, हम बोलते हैं ना हमेशा, जो कोरोना वायरस भी तो एक कॉमन कोल्ड जैसा ही है ना। कॉमन कोल्ड भी एक, आपको आपको नहीं पता होगा, कॉमन कोल्ड भी कोरोना वायरस से ही आता है। कॉमन कोल्ड भी कोरोना वायरस का एक फैमिली है। ठीक है ना, हमारा कोविड 19 जो है वो भी कोरोना वायरस का फैमिली है, कॉमन कोल्ड भी एक कोरोना वायरस का फैमिली है। तो इससे बचने के लिए सबसे बेहतर उपाय, हाँ, अभी भी हम लोग यही करते हैं ना, हैविंग स्टूडेंट वॉश देयर हैंड प्रॉपर्ली ऑन रेगुलर बेसिस थ्रू आउट द डे, दूरी रखना, ये अलग चीज है। लेकिन ये सबसे बेस्ट होता है। अगर हाथ आप हमेशा साफ रखेंगे रेगुलर बेसिस पे तो आपको ये सब इलनेस नहीं पहुंचेगा। बेस्ट जो है दोस्तों वो यही है। थोड़ा बहुत ये भी सही है लेकिन ये इससे एलिनेशन हो जाएगा, दोस्त दोस्त के बीच में दरार हो जाएगा। बेस्ट यही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लर्नड, इनमें से कौन सा जो है वो सीखा नहीं जाता है। एटीट्यूड हम लोग थोड़ा बहुत सीखते हैं किसी दूसरे से, अभिवृत्ति। ठीक है, रिफ्लेक्स जो है अपने आप आता है, सहज क्रियता ये अपने आप आता है। ठीक है, इंटरेस्ट हम सीखते हैं, ठीक है ना, हमारा आता है, सीखा हुआ होता है, आप समझ सकते हो, कुछ करते हो फिर इंटरेस्ट आता है। हैबिट जो है कुछ करने से हैबिट आता है। रिफ्लेक्स जो वो ऑटोमेटिक होता है, हम इसको करते नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा। देखो, जहाँ पे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है वो सब हम सीखते हैं, और जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो क्या है, वो हम नहीं सीखते हैं, वो ऑटोमेटिक होता है। रिफ्लेक्स जो है वो ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, ये हमारा व्हील के विपरीत होता है। ठीक है ना, थोड़ा यहाँ पे स्पेलिंग जो है मतलब अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ। तो ये जो होता है दोस्तों क्या होता है, वो ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, ये जो होता है आपका क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन देयर इज ए फाइट अमंग स्टूडेंट्स, जब विद्यार्थियों के बीच लड़ाई होती है तब एक अच्छा शिक्षक क्या करेगा भाई, स्नब्स द स्टूडेंट रूडली, विद्यार्थियों को कठोरता से डांटेंगे आप, या फिर एनकरेज देयर फाइट, लड़ाई को प्रोत्साहित करेंगे, लिसन टू देयर प्रॉब्लम केयरफुली एंड इन्फॉर्म देम जॉइंटली, ये सबसे बेटर आंसर होता है। उनकी समस्याओं को सावधानी पूर्वक सुनना और उन्हें संयुक्त रूप से शामिल करता है। ठीक है, लिसन टू फेवरेट स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट ओनली, नहीं सिर्फ यहाँ पे भाई एक चीज आप याद रखो, यहाँ पे आप जो फेवरेटिज्म या फिर जो पार्शियलिटी नहीं करोगे, कभी रूडली बिहेव नहीं करोगे, फाइट को एनकरेज कभी नहीं करना है। सबसे बेस्ट क्या है, उनके प्रॉब्लम को सुनो और उसको सॉल्व करने का कोशिश करो ज्वाइंटली, दोनों के पक्ष को सुनो। ठीक है ना, दोनों के पक्ष को सुनो, जो भी स्टूडेंट है दोनों को सुनो अच्छे से, ये सही आंसर है। कावाराती किसका कैपिटल है भाई, ये हमारा जो 5 मार्क रट्टा रटाई वाला में कंसेप्ट में आता है, 25 के अंदर ये नहीं आता, 5 के अंदर आता है। तो ये रटने वाला चीज है, आप थोड़ा जो जीके वगैरह चीज है कुछ कुछ आप उसको में आपको पढ़ना है। ठीक है, कभी कभी आ जाता है तो उसको भी एक बार पढ़ लेना। तो कावेराती किसका कैपिटल है, तो एक बार आप मैं होमवर्क देता हूँ आपको,
ठीक है, ये कावारातिल यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप का कैपिटल है। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है, वो सब लोग करोगे, आई होप सब लोग करोगे। ठीक है, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनका कैपिटल, स्टेट और उनका कैपिटल का ऐसे एक टेबल बनाओ, स्टेट और उनका कैपिटल, स्टेट यूनियन टेरिटरी जितने भी हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी जितने भी हैं उनका कैपिटल का जो भी है एक टेबल बनाओ, ठीक है, और आगे फिर उसके अंदर अपडेट करना होगा, तो टेबल को बना के रखो, हम आगे भी उसके ऊपर ऐड करने के लिए बोलेंगे। ये आपका होमवर्क है। मिड डे मील इज प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रेन स्टडिंग इन, ये भी देखो 5 के अंदर आता है, ये रट्टा रटाई वाला चीज में आता है, जो रटना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिड डे मील जो है, ठीक है, ओके, मिड डे मील यहाँ पे किसको दिया जाता है, तो आपको पता होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको दिया जाता है। तो अप टू व्हाट, एलिमेंट्री स्कूल में होता है, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, या फिर डिसएडवांटेज सेक्शन सोसाइटी। तो खाली डिसएडवांटेज वालों को नहीं होता है, ये जो है, देखो इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज मैं यहीं पे बोल देता हूँ, आगे भी मैं बोलूंगा आपको इसके रिलेटेड जो क्लास होगा। तो मिड डे मील स्कूल मील है, प्रोग्राम है, यहीं पे समझ लो, ठीक है। यहाँ यहाँ पे अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो मैं वहां पे थोड़ा शॉर्ट करके बोल दूंगा, ठीक है, क्लियर। मिड डे मील स्कीम जो है स्कूल मील प्रोग्राम है इंडिया में, जैसे हम न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन नेशन वाइड, पूरे हमारे इंडिया में जितने भी स्टूडेंट हैं, नेशन वाइड जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ाने के लिए मिड डे मील प्रोग्राम किया गया है। इसमें हम फ्री लॉन्च प्रोवाइड करते हैं वर्किंग डेज में, संडे को छोड़ के बाकी सब दिन हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, क्या उनको उनको लॉन्च प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लास किसको देते हैं, हम प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस स्कूल के बच्चों को देते हैं, ठीक है, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, तो प्राइमरी भी सही है, अपर प्राइमरी भी सही है, ठीक है, क्लियर। जो गवर्नमेंट एडेड लोकल बॉडी, कोई भी जगह पे बच्चा पढ़ता हो, प्राइवेट नहीं, प्राइवेट में नहीं मिलता है, गवर्नमेंट एडेड एंड लोकल बॉडी का स्कूल में मिलता है। ये एजुकेशन गारंटी स्कीम है, ऑल्टरनेट इनोवेटिव स्कीम, मदरसा मकतब सब हर जगह पे दिया जाता है। और ये किसके अंदर आता है भाई, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, SSA के अंदर आता है, मतलब सर्व शिक्षा अभियान के अंदर ये आता है। एंड नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट जो है स्कूल के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा जो लॉन्च किया जाता है, ये भी आप याद रख लो, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा यहाँ पे ये रन किया जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या, इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमने बोला प्राइमरी अपर प्राइमरी, तो अपर प्राइमरी को क्लिक करना, क्योंकि इतने यहाँ तक दिया जाता है, ठीक है। मिड डे मील इज प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन स्टडिंग इन अपर प्राइमरी तक यहाँ पे दिया जाता है, जो हाईएस्ट लेवल है उसको क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों है, लेकिन अपर प्राइमरी को उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो आगे जो है अपना पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखे, ठीक है। आगे, पढ़े भारत बढ़े भारत, ठीक है ना, पढ़े भारत बढ़े भारत, ये जो है पढ़े भारत बढ़े भारत, इसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ, यहीं पे ही मैं आपको बता देता हूँ। मैं पहले क्या करता था, इन सब क्वेश्चन को छोड़ देता था, लेकिन मैं इस वीडियो में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे जो हम क्लास करेंगे, जो 5 मैंने 25 का पूरा आपको बता दिया, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड जो 25 मार्क वाला पार्ट है उसको पूरा बता दिया, और बाकी जो 5 बचा है उसको मैंने बताना है, ठीक है। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा 2-3 क्लास में, तो उसके बाद हम तुरंत हम 5 वाला जो है रट्टा रटाई वाला कंसेप्ट स्टार्ट कर देंगे, तो इसलिए मैं यहीं पे ही इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आगे जब ये आएगा तो मैं थोड़ा समराइज करके बोल दूंगा। पढ़े भारत बढ़े भारत ये क्या है, पढ़े भारत बढ़े भारत ये क्या है दोस्तों, पढ़े भारत बढ़े भारत, ये जो गवर्नमेंट का स्कीम है, ठीक है ना, ये किसका स्कीम है, ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, मोदी गवर्नमेंट आप बोल सकते हो, मोदी आने के बाद हुआ था। ये इसको लॉन्च किसने किया था, उस टाइम के जो HRD मिनिस्टर थे, तो ये किसके अंदर आता है, HRD MHRD के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अभी चेंज करके, ये भी याद रख लो, ये आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, तो ये आ सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को अभी चेंज करके इसका मिनिस्ट्री का नाम रखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिर्फ रखा गया है। ये 2014 में 2014 में ये पढ़े भारत बढ़े भारत स्कीम को लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको हम आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं। उस टाइम के मिनिस्टर थे स्मृति ईरानी, उस टाइम के मिनिस्टर थे स्मृति ईरानी, ठीक है ना, स्मृति ईरानी उस टाइम के मिनिस्टर थे। ये क्या है, ये कंट्री वाइड प्रोग्राम है, जहाँ पे किसके द्वारा ये किया गया, किस प्रोग्राम के अंडर किया गया, ये सर्व शिक्षा अभियान, ये उसके अंडर ये किया गया है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, नॉर्मली बीन सीन दैट किड हु आर अनेबल टू रीड, जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं अर्ली एजुकेशन में, ठीक है, उनको हर सब्जेक्ट में अच्छा मार्क नहीं आता है, वो खराब रहते हैं सब्जेक्ट में, तो इसमें क्या किया जाएगा, जो बच्चे भी 1 और 2 क्लास में होते हैं उनका रीडिंग और राइटिंग एज वेल एज मैथमेटिक्स स्किल को यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा, रीडिंग राइटिंग और अर्ली मैथमेटिक्स स्किल को इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है ना। क्या किया जाएगा, रीडिंग राइटिंग, ओके, रीडिंग राइटिंग स्किल ऑफ क्लास 1 and 2 चिल्ड्रन अलॉन्ग विद मैथमेटिकल स्किल, तो मैथमेटिक्स स्किल को यहाँ पे पढ़े भारत बड़े भारत में
अर्ली मैथमेटिक्स को यहाँ पे क्या किया जाएगा, ठीक है, इंक्रीज इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो हुई चलो तो फॉलोइंग जो पार्ट ऑफ प्रोग्राम पढ़े भारत बड़े भारत, तो अर्ली मैथमेटिक्स जो है इसका प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा। ओके, एज ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे जो भी कितना पैसा लगा था, क्या भी लगा था, वो तो दोस्तों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इंपॉर्टेंट आप ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अच्छे से एक बार आपको जानना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट रीडर एंड राइटर बनाना है, उनको यहाँ पे एनावल करना है कि वो कॉम्प्रहेंशन स्किल पोजेस करें। दे शुड ऑल्सो बी एजुकेटेड एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ चिल्ड्रन, उनके जो पर्टिकुलर एज ग्रुप में जो बच्चे हैं उनके साथ वो समकक्ष से होकर पढ़ाई करें, मतलब उनका उतना नॉवेल जो लेवल ऑफ लर्निंग उनके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे मेनली उनको रीडिंग राइटिंग के साथ मैथमेटिक्स स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाने के लिए यहाँ पे इसका एम्फासाइज किया जाता है, ठीक है। ओके, तो आपका बेस्ट आंसर अर्ली मैथमेटिक्स हो जाएगा, इसको थोड़ा यहाँ पे आप याद रखो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उड़ान के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे, उड़ान, ठीक है ना। यहाँ पे उड़ान के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे ये उड़ान जो स्कीम है, द प्रोग्राम उड़ान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये किसके ऊपर फोकस करता है? उड़ान स्कीम जो है गवर्नमेंट का, ये किसके ऊपर फोकस करता है? देखो उड़ान स्कीम के बारे में आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। उड़ान स्कीम या फिर जो ये रीजनल, देखो उड़ान का दो दो स्कीम है। एक तो UDAN है, वो हमारा टॉपिक के बाहर है, सिलेबस के बाहर है। UDAN जो है दोस्तों, वो है आपका क्या, वो है आपका रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, मतलब उड़े देश के आम नागरिक होता है उड़ान, ठीक है ना। लेकिन ये जो UDAN जो है, वो आपका जो है बच्चों के लिए है, स्पेशली गर्ल्स के लिए है, ठीक है ना। तो उसको मैं आपको एक बार अच्छे से बताता हूँ। एक तो ये जो उड़ान है UDAAN ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके ऊपर फोकस करता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बता देता हूँ। उड़ान जो है प्रोजेक्ट है CBSE का प्रोजेक्ट है। किसका प्रोजेक्ट है, थोड़ा बहुत लिखते रहो, अगर आपके पास पेन पेपर है थोड़ा बहुत इसको लिखते रहो। ये CBSE का प्रोजेक्ट है। CBSE का फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछ सकता है भाई, इसको भी याद रखना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो CBSE का प्रोजेक्ट है। ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको हम आजकल क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, टू एड्रेस द लो एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट का यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एनरोलमेंट किया जाता है, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन में, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। टीचिंग गैप जो है स्कूल एजुकेशन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में वो फील किया जाता है। तो ये जो इफोर्ट है टू एनरीच टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स एट स्कूल लेवल एड्रेसिंग 3 डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का 3 डायमेंशन क्या है भाई ये भी याद रखो। एजुकेशन का थ्री डायमेंशन, 3D क्या है, 3D मॉडल फॉर एजुकेशन, ऐसा समझ सकते हो। ये है करिकुलम डिजाइनिंग, ट्रांजेक्शन एंड असेसमेंट, करिकुलम डिजाइन, ट्रांजेक्शन एंड असेसमेंट, ये 3 डायमेंशन ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे साइंस और मैथमेटिक्स को यहाँ पे क्या कहते हैं, एनरिच किया जाता है। तो इसमें उड़ान का ऑब्जेक्टिव क्या अभी मैं आपको बता देता हूँ। उड़ान इज ए प्लेटफॉर्म दैट एम्पावर्स द गर्ल स्टूडेंट टू फैसिलिटेट देयर एस्पिरेशन ऑफ ज्वाइनिंग द प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे गर्ल स्टूडेंट को ही सिर्फ यहाँ पे इनका जो ऑब्जेक्टिव है सिर्फ गर्ल स्टूडेंट को ही पढ़ाना होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है क्लास 11 और 12 गर्ल को, 11 12 क्लास की गर्ल को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है फ्री एंड जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, क्लियर ना। तो यहाँ पे गर्ल्स ओनली होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, ये भी फिर रट्टा रटाई वाला कॉन्सेप्ट है। उड़ान के बारे में आगे फिर आपको बता सकता हूँ जब भी हमारा जो आगे इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे देखो एज पर 2011 सेंसस व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हाईएस्ट लिटरेसी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार हाईएस्ट लिटरेसी किसके पास है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाईएस्ट लिटरेसी किसके पास होता है, केरला के पास होता है, ठीक है ना, ये आप सब लोग जानते भी होंगे, ठीक है। हाईएस्ट लिटरेसी किसके पास होता है, केरला के पास होता है, ओके। केरला, केरला विल बी प्रॉपर आंसर, ओके। कितना था वहां पे केरला का, 93, कितना परसेंट था ये भी आप थोड़ा जान के रखो, क्वेश्चन पूछ सकता है। 90 कितना था इसका केरला का, 93.91% था, 93.91% था उसका क्या जो है जो लिटरेसी रेट था, ठीक है। लिटरेसी रेट कितना था, 93.91% केरला का, क्लियर। तो कितना ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा है। और इंडिया का कितना है भाई ये भी आप पूछ सकता है, इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है ये भी लिख के रख लो। इंडिया का लिटरेसी रेट 2011 सेंसस के अनुसार था 74.04, केरला का कितना था 93.91, देख रहे हो ना। ये इंडिया का ओवरऑल एवरेज है, पूरा सबको मिला के जितना बचा इंडिया का है ओवरऑल जो है 74.04% जो है वो इंडिया का लिटरेसी रेट है, केरला का 93.91, ठीक है। आगे चलते हैं। चिल्ड्रन हु मिसबिहेव इन स्कूल, उनको क्या करना चाहिए भाई, क्या उनको आप
विद्यालय में दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों के साथ आप क्या करोगे? दंडित करोगे? नहीं करना है बिल्कुल दंडित। परामर्श दोगे? परामर्श देना सही है भाई। धैर्यपूर्वक व्यक्तिगत रूप से विचार करेंगे, ये भी सही है। कक्षा से बाहर खड़ा करोगे, ये गलत है। तो यहाँ पे दो में आपको डाउट हो सकता है, 50-50 आपका हो सकता है। पनिश नहीं करना है कि डील इंडिविजुअल, ये दोनों करना है। काउंसलर ये हो सकता है। मेड टू स्टैंड आउटसाइड द क्लास, ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब ये दोनों में से कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा? परामर्श देने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। बच्चों को परामर्श देने से यहाँ पे ज्यादा कुछ इफेक्टिव होगा नहीं। सही है, परामर्श दोगे, लेकिन मिसबिहेव करने वाले बच्चों को परामर्श देने से कुछ ज्यादा कुछ चेंज होने वाला नहीं है। उनको इंडिविजुअली आप बात करो, उनके पास जाओ और पेशेंटली उनके साथ आप डील करो। इससे जो जो है वो बच्चा अच्छे से सुधरता है। धैर्यपूर्वक व्यक्तिगत रूप से विचार करने की यहाँ पे जरूरत है आपको उनके साथ, ठीक है ना। उनके साथ इंडिविजुअली आप बात करो, ये सबसे अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, सबसे अप्रोप्रिएट यही होता है। जो सिगरेट स्मोकिंग वगैरह बच्चे जो करते हैं, उनको काउंसलिंग करना चाहिए, परामर्श देने चाहिए। ठीक है, उनको भी इंडिविजुअल गाइडेंस करके करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सबसे अप्रोप्रिएट होता है, डील इंडिविजुअली विद पेशेंस। यहाँ पे सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 48 देखो, स्टूडेंट लाइक टीचर्स हु आर, ठीक है ना, ये हम डिस्कस किए थे। कौन से टीचर को ज्यादा पसंद करते हैं स्टूडेंट? वेल ड्रेस एंड स्मार्ट, अच्छे कपड़े पहनने और सुंदर दिखता हो जो? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। रेगुलर एंड टाइम कॉन्शियस, नियमित और समय का ध्यान रखता हो, ये थोड़ा बहुत सही लगता है। हैव गुड नॉलेज, हाँ गुड नॉलेज भी सही है, गुड नॉलेज होने वाले को बच्चे पसंद करते हैं। इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट एंड अंडरस्टैंड देयर पर्सनल प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है भाई? फोर्थ भी सही है, 2, 3, 4 सब सही है, गलत कुछ भी नहीं है। ये पहला वाला छोड़ के बाकी तीनों गलत सही है, ठीक है। लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है वो देखो, विद्यालयों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं और उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को समझते हैं। तो जो नॉलेज है, रेगुलर या टाइम कॉन्शियस है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो बच्चों के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहता है, बच्चे उसको ज्यादा पसंद करते हैं। बच्चों का जो पर्सनल प्रॉब्लम को समझता है, उसको बच्चा ज्यादा पसंद करता है। तो ये जो है उससे ज्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है टीचर फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड की तरह रहना चाहिए। हमने पढ़ा है कि नहीं, ये न्यू जो मॉडर्न एजुकेशन में ऐसा तरह से बिहेव करना चाहिए, हमने पढ़ा था, फ्रेंडली रहना चाहिए। तो ये जो है प्रॉपर आंसर आपका हो जाएगा। बस थोड़ा बहुत ट्रिक याद रखो, फ्रेंडली रहना चाहिए, फिलोसोफर, गाइड, ये सब चीज मैंने आपको बोला टर्म्स पढ़ाते समय, यही चीज से भाई क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला 25 से 25 आप आराम से ला सकते हो। बाकी 5 रट्टा मारने वाला है, वो भी मैं बता दूंगा कैसे आपको लाना है। 30 से 30 आप टीचिंग एप्टीट्यूड में ला सकते हो, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। उसके बाद आगे, ए टीचर while teaching a visually impaired child along with other students need to behave in a manner to do what? एक शिक्षक को अन्य विद्यार्थियों के साथ आंखों से क्षतिग्रस्त एक बच्चे को पढ़ाते समय एक विशेष ढंग से व्यवहार करने की आवश्यकता है। विजुअली एम्पेयर को कैसे बिहेव करोगे? टेक केयर हिम और हर सिंपैथी, सिंपैथी दिखाने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने से भाई कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है। डोंट गिव हिम एक्स्ट्रा अटेंशन, ये तो भाई पूरा गलत है कि उसको बोल रहा है एक्स्ट्रा अटेंशन मत दो, उस पर अतिरिक्त ध्यान ना देना, क्योंकि उस इससे ज्यादातर विद्यार्थियों को नुकसान हो सकता है। तो एक भी बच्चे को हमको छोड़ना नहीं है, सबको पढ़ाना है, तो ये गलत हो जाता है। डोंट गिव एन एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट मे सफर, ये गलत है। अरेंज सीट इन फ्रंट रो एंड ट्राई टू कीप योर टीचिंग पेस अकॉर्डिंग टू हिम और हर विदाउट मेकिंग द अदर स्टूडेंट सफर। देखो सबसे ज्यादा जो हम जुगाड़ वाला चीज क्या है, जुगाड़ वाला चीज यही है, सामने की पंक्ति में उसके लिए एक बैठने के लिए एक व्यवस्था करो और अन्य विद्यार्थियों के नुकसान ना पहुंचे उस तरह से एक सुविधा अनुसार एक अपने शिक्षण गति को कायम रखना है, ये सबसे बेटर है। एक सीट लाओ, फ्रंट रो में बैठा दो उसको, और जो जो स्पेस में वो समझ सकता है उसी पेस में रखो, लेकिन दूसरा लोगों को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि सबको इंपॉर्टेंस देना है हमको। आखिरी सवाल यहाँ पे इस आज का है, ए टीचर टू एंश्योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स शुड यूज डू, क्या करना चाहिए भाई? मैक्सिमम पार्टिसिपेशन तभी होगा जब आप डिस्कशन मेथड का इस्तेमाल करोगे। लेक्चर मेथड में पार्टिसिपेशन 0 होता है, टेक्स्ट बुक मेथड में पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है, ऑडियो विजुअल में थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है ना। सबसे जो है बेटर होता है वो क्या? परिचय परिचर परिचर्या विधि। एक शिक्षक को विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए परिचर्या विधि को अपनाना चाहिए भाई। 30 से लेके 50 तक हमने, मतलब 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, अच्छे से डिस्कस किया। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमको पूछ सकते हो इंडिविजुअली या ग्रुप में, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे। थैंक यू।